मैं दुबई के मसाज पार्लर में काम करती थी। रोज़ कई अरबी शेख आकर अपना मसाज करवाते और अगर मैं उनको खुश कर देती तो हज़ारों रियाल देकर जाते। एक रोज़ वहाँ एक हबशी आ गया। उसे तो देखकर मेरी जान ही निकल रही थी। मुझे देखकर उसने एक हफ्ते के लिए अपने घर में बुक कर लिया। यूं मजबूरन मुझे उसके घर जाना ही पड़ा। वो काला हबशी रात 1 बजे टॉवल लपेट कर बोला कि तेल लेकर मेरी तो चीखें ही निकल गई। मसाज सेंटर में ग्राहकों का बेहद रश था। कभी कभी तो मैं हैरान होती कि ऐसा भी काम होता होगा कि लड़कियां मसाज करती हों। हमारे मुल्क में अक्सर ही आदमी लोहे की एक स्टैंड में चंद एक तेल की शीशियां लटकाए बस स्टैंड और चौराहों पर घूमता था और अगर किसी की मालिश करवानी होती थी तो उससे करवा लिया करता था। मगर दुबई में यहाँ पर बाकायदा तौर पर मसाज सेंटर कायम थे। मगर एक बात बहुत हैरान कर देने वाली थी कि यहाँ पर अरबी औरतें काम नहीं करती और ना ही दुबई के मकामी औरतें काम करती, बल्कि यहाँ पर मसाज सेंटर को चलाने के लिए हमेशा बाहर के मुल्कों से लड़कियों को बुलवाया जाता था और इन्हें मुफ्त में वीज़ा दिया भी जाता था। यहाँ तक कि इनकी टिकट के पैसे भी सेंटर वाले खुद ही दे रहे थे। इन लड़कियों को हर किस्म की सहूलत दी जाती थी, रहाइश भी दी जाती थी और इनका खाना पीना भी। इसके अलावा एक हैंडसम सैलरी पैकेज भी होता था। ये काम मुझे पहले चंद दिनों में बहुत आसान लग रहा था क्योंकि मैं इस काम के असल मकसद से वाकिफ नहीं थी। मुझे भी इन कंपनी वालों ने इन तमाम सहूलियत को मुहैया करने के बाद ही बुलाया था। मैं बेहद गरीब खानदान से तल्लक रखती थी। मेरा बड़ा भाई एक हादसे में माजूर हो गया था। इसकी उम्र की हड्डी टूट गई थी और वो दिन रात अपनी चारपाई पर पड़ा रहता था। इसके अलावा वो मगरूर होने की वजह से शदीद डिप्रेशन का शिकार भी था। जब अब्बू के इंतकाल को कोई साल गुजर चुके थे, जिसके बाद मेरे भाई ने छोटी उम्र से ही घर की जिम्मेदारी उठा ली थी और वही तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी पूरा भी कर रहा था। जब खुदा को कुछ और ही मंजूर था, हम पर आजमाइश आई जिसने मेरे भाई को माजूर बना दिया और अच्छे खासे सहल तरीके से गुजरता हुआ वक्त हमारे लिए मुश्किल बन गया था। भाई की मजदूरी के बाद हम छोटी 3 बहनों को रोटी खिलाने वाला कोई नहीं था। अम्मा ने अपनी नज़र गंवाने के बावजूद सिलाई मशीन का काम एक बार फिर से संभाल लिया। हालांकि इससे हमारी गुजर बसर तो हो रही थी, लेकिन भाई की महंगी दवाइयाँ और इनकी अच्छी खुराक का इंतज़ाम भी नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से मैंने दर दर अपनी जूतियाँ घिसाना शुरू कर दी और अच्छी नौकरी की तलाश में लग गई। मगर अच्छी नौकरी तो एक तरफ, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। जबकि एक दिन अचानक अखबार में नौकरी की ऐड पर मेरी नज़र पड़ी। मैं जानती थी कि कोई फ़ायदा नहीं, मगर फिर भी एक डांस की कैफियत में मैंने वहां बताया कि नंबर पर अपनी डिटेल्स भेज दी। मैं उसको भी मौका गंवाना नहीं चाहती थी। इससे पहले मैं कई अखबारों में इस किस्म की एड्स देखने के बाद अपनी सीवी भेज चुकी थी, मगर मुझे कभी भी पज़ीराई नहीं मिली थी। मैं हमेशा मायूस हो जाती थी। मैंने मोबाइल एक तरफ फेंक दिया, लेकिन अगले दिन मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मैंने जिस नंबर पर अपनी डिटेल्स भेजी थी, उन्होंने मुझसे कुछ सवालात किए थे। मैं संजीदगी से तमाम सवालात के जवाब दे दिए। मुझे भी ये सब फ्रॉड लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग रकम का मुतालबा करेंगे और फिर जब मैं रकम नहीं दूंगी तो ये लोग मेरा पीछा खुद ही छोड़ देंगे, मगर ऐसा नहीं था। मैं तमाम डिटेल लेने के बाद उन्होंने एक बार फिर से मुझसे पूछा कि क्या वाकई ही दुबई में मसाज सेंटर में जो ख्वाब करने की संजीदा हैं, जिस पर मैंने संजीदा होकर जवाब दिया और फिर डरते डरते मैंने उनसे कह दिया कि मैं पैसे देना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। मैं गरीब घर की लड़की हूँ, मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो मैं टिकट और वीज़ा वगैरह के पैसे कहाँ से लाऊंगी। जिस पर मुझे तसल्ली दी गई कि वो लोग उसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे, बल्कि जैसे ही मैं दुबई में ऐड के सेट पर अपना पहले दिन का काम करूंगी, वो लोग मुझे पूरे महीने की सैलरी एडवांस में दे देंगे। ये सब देखकर मैं तो जितना हैरान होती उतना ही कम था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है या मेरे जज्बात के साथ खेल रहा है। मगर कुछ दिनों में वाकई ही मुझको रियल मिला, जिसमें मेरे दुबई जाने के इंतजामात के तमाम कागजात थे। उन्होंने मुझसे बस मेरी ID कार्ड और पासपोर्ट वगैरह की डिटेल्स ली थी, जो मैंने उन्हें सेंड कर दी थी। और उसके बाद आज मुझे कुछ मिल रहा था और उसके बाद साथ ही 3 महीने बाद मेरी टिकट थी। मैं चीखते हुए कमरे की जानिब भागी और सबसे पहले अम्मी को गले लगाया। अम्मी से वक्त पास बैठी हुई थी और इन्हें खाना खिला रही थी। भाई बहुत गुस्सा करने लगे थे और काफ़ी देर चिड़चिड़ा भी हो गए थे। मैंने अम्मी को इस बात के बारे में बताया था।
अम्मी ने मुझे सख्ती से मना कर दिया और अकेली जवान लड़की किसी तौर पर भी इस दौर परदेश भी नहीं भेजना चाहती थी, मगर मैं ये जान गई थी कि मुझे ये मौका ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलने वाला। इसलिए मैंने अम्मी को हर मुमकिन तौर पर मनाने की कोशिश करना शुरू कर दी और फिर कुछ वक्त बाद अम्मी मान भी गई। शायद वो भी अपने बेटे की इस मजदूरी की ज़िंदगी गुजारते हुए देखकर तंग आ चुकी थी, मगर असल बात क्या थी इसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। समझ नहीं आ रहा था कि अम्मी के ना अचानक हाँ में कैसे बदल गई, मगर मेरे लिए खुश आइन बात थी, इसलिए मैंने वजह पर ध्यान नहीं दिया और खुशी खुशी अपने दुबई जाने की तैयारी करनी शुरू कर दी। मेरे पास चंद पुराने कपड़े ही थे, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। तभी अम्मी ने अपने सोने की अकलौती चैन, जो इन्हें बेहद अजीज थी, अब्बा ने इन्हें मुंह दिखाई में ये तोहफा दिया था कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी कड़े हालात आए थे, अम्मी ने चैन को नहीं बेचा था, मगर अब मेरी अम्मी बखुशी चैन को बेचने के लिए तैयार भी थी। मैं अपनी अम्मी की कुर्बानी को कभी ज़ाया नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मैं दुबई में मसाज सेंटर में जैसे भी हालात पेश आए, मैं वहाँ दिल लगाकर काम करूँगी और इतना कमाऊँगी कि मेरी छोटी बहनों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। इसके साथ साथ मैं अपने भाई को इस काबिल बना दूँगी कि वो सारी ज़िंदगी बैठ कर खाए, तब भी उसके प्यास कम ना पड़े। मैं अपनी बहनों के साथ अपने भाई की भी बैसाखी बनना चाहती थी और अपनी अम्मी को बेहद सुकून भरी ज़िंदगी देना चाहती थी। इसीलिए कुछ जोड़े कपड़े के लिए और बेहद ज़रूरी अशिया लेकर मैं दुबई आ गई। पहुंचने के अगले ही दिन मुझे सेंटर बुला लिया गया, जहां पर मुझे मेरा काम समझाया गया। जैसे ही मैंने अपने पहले दिन का काम किया तो मेरे अकाउंट में एक भारी रकम ट्रांसफ़र कर दी गई। ये रकम मेरी सोच से भी ज़्यादा थी। मैंने वो तमाम रकम फ़ौरन अम्मी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी और कहा कि भाईजान का अच्छे से अच्छा ख्याल रखा जाए। मुझे भी सुकून था कि मेहनत के पैसे वसूल हो चुके थे, इसलिए अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। मगर एक दिन जो हकीकत मुझ पर आश्कार हुई, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं एक शख्स का मसाज कर रही थी जब अचानक उसने अपना रुख बदलते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने ऊपर गिरा लिया। उसने उस वक़्त शर्ट उतार रखी थी और मेरे हाथ तेल से भरे हुए थे। ये जैतून का तेल था, जिसमें चंद एक जड़ी बूटियों का तेल भी शामिल था और यहाँ पर आने वाले अमीर मर्दों को लगाया जाता था। इस मसाज के लिए वो कितने पैसे पे करते थे, मुझे इस बात का इल्म बिल्कुल नहीं था और ना ही मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी थी। बस इतना पता था कि मेरी मेहनत का फल पूरा मिल रहा था। मैंने अम्मी को नहीं बताया था कि मैं मसाज सेंटर में जॉब करती हूँ, क्योंकि मैं जानती थी कि वो इस बात को अपने दिल से बहुत ज़्यादा लगा लेंगी और मेरे भाई की गैरत पर भी ये ताज़िया लगा होगा। मैंने इन्हें इतना ही कहा था कि मैं सफाई का काम करती हूँ, जिस पर मेरी अम्मी ने दुखी दिल से रोते हुए कहा था, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकी। अम्मी की बात सुनकर मेरा दिल कट गया था और मैंने कहा था, नहीं अम्मा, यहाँ पर सफाई करना कोई मुश्किल काम बिल्कुल नहीं, सब कुछ साफ होता है। एक बार हल्का सा झाड़ू लगाकर मैं सारा दिन फारग ही होती हूँ। बस अपनी ड्यूटी के घंटे मुझे यहाँ पर गुजारने पड़ते हैं ताकि अगर कोई हंगामी सूरत-हाल हो तो मैं संभाल लूँ। इसके अलावा ये काम कोई मुश्किल नहीं है, आप टेंशन न लें। लेकिन मेरी माँ का दिल बेहद दुखी हो गया था। अगर इन्हें पता चलता कि मैं मसाज सेंटर में गैर मर्दों का मसाज करती हूँ तो ना जाने इन्हें कितनी तकलीफ़ होती और वो मुझे हरगिज़ भी यहाँ पर नहीं रहने देती, फ़ौरन वापस बुला लेती। जबकि मैं इन्हें बताया भी नहीं, कंपनी के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था और अब मुझे हर हाल में इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना ही था। उन्होंने मुझे तमाम किस्म की सहूलियत दी थी। अगर मुझे इमरजेंसी अपने घर जाना पड़ता तब भी ये कंपनी की जिम्मेदारी थी कि वो मुझे टिकट करवा कर देते। उन्होंने बस एक ही डिमांड रखी थी कि वो मेरे 2 साल का टिकट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और मेरे इस 2 साल के दौरान मैं उनके कस्टमर को हर तरह से खुश करूंगी और इन्हें किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं दूंगी। कस्टमर चाहे कुछ भी करें, मैं किसी भी किस्म का रद्द अमल ना देने की पाबंद हूँ। और इस वक्त मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था जब मैं एक गैर मर्द के नंगे सीने पर गिरी हुई थी और गहरे सांस लेते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। मैंने चेहरा उठाकर इस आदमी के चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखों पर खबाजत छाई हुई थी, दिखाई दे जाने वाली, लेकिन मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हो रही थी और मुझे इस आदमी से भी डर लग रहा था। मैं झटका खाकर उठी और उससे दूर हो गई
और सांस बहाल करने लगी, जबकि वो शख्स मुस्कुराते हुए उठा और एक बार फिर से उसने मुझे बाजू पकड़कर बेड पर गिरा दिया और मुझ पर हावी होता गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इससे दूर होने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन सेंटर में बने हुए तमाम कमरे साउंड प्रूफ थे। यहाँ से आवाज़ बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती थी। मैं चाहते हुए भी उसे अपनी इज्जत की चादर को मैला होने से नहीं बचा पाती थी। अलबत्ता जब वो अरबी मेरी रूह की धज्जियां उड़ाने के बाद मुझसे दूर हो गया तो मैंने तकलीफ की शिद्दत से रोते हुए हल्के उसकी तरफ देखा और उसे कहा कि मुझे पानी पिला दे। उसने मुझे पानी पिलाया, लेकिन पानी पीने के दौरान ही उसकी आंखों में खबासत एक बार फिर से मुझे नजर आ गई थी। पानी पिलाने के बाद उसने एक बार फिर से मुझे सीधा किया और मेरी अस्मत के साथ खेलना शुरू कर दिया। तकलीफ की शिद्दत से मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो चुके थे। मेरी आंखों से भर भर कर आंसू भी बह रहे थे, मगर अब की बार मैंने पहले की तरह शोर नहीं मचाया था, बल्कि खामोशी से अपना साथ होता ये सब कुछ देख रही थी। और सब वो अरबी शख्स अच्छी तरह से मुझे पामाल करने और अपने हवस मिटाने के बाद चला गया तो मैं उठकर वॉशरूम में गई और फौरन ही मजाज सेंटर के ऑनर के ऑफिस की तरफ कदम बढ़ा दिया और रिसेप्शन पर खड़ी से उनसे मुलाकात करने के लिए कहा। मगर मेरे चेहरे की तकलीफ देखकर ही वो लड़की समझ चुकी थी कि मेरे साथ क्या हो गया। वो लड़की भी बाहर से आई थी और वो उसके साथ मीटिंग वगैरह अरेंज किया करती थी। इसका इतना ही काम था, इसके अलावा कोई और काम भी शायद करती हो, मगर इसके बारे में मुझे पता नहीं था। इस लड़की ने जल्दी से बॉस को कॉल की और मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। बॉस ने फौरन ही मुझे अंदर बुलाया। मैं रोते हुए उनके सामने हर एक बात बता दी थी। बॉस ने अफसोस करते हुए कहा, जो आपके साथ हुआ उसे हम नहीं बदल सकते, मगर हमारी यही मजबूरी है। हम किसी भी कस्टमर की डिमांड को रद्द नहीं कर सकते। आपको इतनी सारी सहूलियत मुहैया की गई हैं, यहाँ तक कि आपके टिकट के पैसे भी हमने खुद भरे और आपसे जवाब भी यही कुछ मांगा था। यहाँ पर आने वाली हर लड़की के साथ ऐसा नहीं होता, मगर अगर किसी कस्टमर को यहाँ पर मसाज करने वाली लड़की की तलब हो जाए तो वो उसे तलब पूरी करनी पड़ती है। हम आज से तुम्हारी प्रमोशन कर रहे हैं, आपको डबल सैलरी दी जाएगी, लेकिन हमारे कस्टमर्स को नाराज नहीं करना। और अगर ये माहदा तोड़ना चाहो तो ऐसा भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हो और 2 साल के लिए हमारी पाबंद भी हो चुकी हो। इसलिए रोने धोने की बजाय बेहतर यही है कि हमारे साथ तावन करो और इस मसाज सेंटर को छोड़ने के बारे में मत सोचो। इज्जत तो तुम्हारी वैसे भी लुट ही चुकी है, तो क्यों ना दौलत कमाई जाए। इसकी बातें सुनकर मैं चुपचाप वहाँ से निकलकर अपने कमरे में आ गई। अभी मेरी ड्यूटी का वक्त ख़त्म नहीं हुआ था, मगर मैं जहनी और जिस्मानी तौर पर इस कदर तकलीफ का शिकार थी कि मेरे सोचने समझने की तमाम सलाहियत मफलूज हो गई थी। मैं बेड पर गिरी और जल्दी ही मुझे गहरी नींद आ गई। अगले दिन मैं उठी और नाश्ता करने के बाद एक बार फिर से सो गई, क्योंकि मेरा काम पर जाने का कोई इरादा नहीं था और मुझे किसी की परवाह भी नहीं थी। बहुत सोचने समझने के बाद मैंने अम्मी को फ़ोन किया और कहा मैं वापस आना चाहती हूँ। मैंने सोच लिया था कि मैं फैमिली से मुलाकात का बहाना बनाकर जाऊंगी और वापस नहीं आऊंगी, मगर अम्मी ने आगे से जो बात मुझे कही थी उसने मेरे छक्के छुड़ा दिए थे। और फिर मैं यूनिफॉर्म पहनकर एक बार फिर से अपने कमरे में ड्यूटी करने लगी। बॉस ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराहट पास की और मुझे शाबाश कहते हुए अपने कैबिन में चले गए। और फिर इसके बाद वहां पर आने वाले कई मर्दों के हवस का मैं निशाना बनती रही, मगर वो मुझसे अपनी हवस पूरी करने के बाद मुझे अच्छी खासी बड़ी रकम देकर जाते थे और मसाज सेंटर वालों को भी वो मसाज की जाने वाली बड़ी रकम अदा करते थे कि ऐसे भी किसी का काम के बाद वो बड़ी रकम तोहफे के तौर पर ज़रूर देते थे। और अब मैं अपने ज़मीर को थपकियाँ दे देकर सुला चुकी थी। मैं मुकम्मल तौर पर हराम की कमाई में मसरूफ़ हो गई थी। जब कभी मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगता, मैं उसे थपकी देकर गहरी नींद सुला दिया करती थी। मैं तो इसी इंतज़ार में रहती थी कि कब कोई मेरे जिस्म का ख़रीदार आए और मुझे पैसे देकर चला जाए। 1 साल के अंदर अंदर ही मैंने एक बड़ी ही रकम अपने अकाउंट में जमा कर ली थी और उससे भी दुगनी रकम अपने घर में भेज दी थी। पहली बार जब मैंने अम्मा को फ़ोन किया था तब मेरा इरादा परदेश लौटने का था और उन्होंने कहा था कि वापस खतीर रकम बदले में मेरा भाई ठीक हो सकता है, और इसी चीज़ ने मेरे कदम यहाँ पर रोक दिए थे। मैंने अपनों के लिए अपनी इज्जत का सौदा किया था और जब अपनों के लिए अपनी कुर्बानी दे डाली थी तो फिर मलाल कैसा। इसलिए मैं तनदही से अपने काम में मसरूफ़ थी। मैं बेहद खूबसूरत भी थी और ख़ुद को बिल्कुल सजा संवार कर रखती थी। मैं ज़्यादातर पाकिस्तानी ड्रेसिंग करती थी, मगर इस तरीके के मेरे जिस्म को खूबसूरती और भी ज़्यादा अयां होती। अगर कोई मर्द मेरे पास मसाज करवाने आता तो मेरे जिस्म को ख़रीदने का कोई इरादा भी होता तब भी मुझे ख़रीद लेता था। और इसी तरह मर्दों के हाथों का खिलौना बनी अपने अकाउंट को पैसों से भरती जा रही थी। गुनाह सवाब का मेरे अंदर कोई फ़र्क नहीं रहा था। जब
ایک دن ایک حبشی میرے پاس مساج کروانے کے لیے آیا۔ اس کی جسامت اور قد و قامت بہت بڑا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف رکھی اور میرے سامنے لیٹ گیا۔ نہ جانے مجھے اس کی طرف جاتے ہوئے بھی کپ کپی سی محسوس ہو رہی تھی اور میں چاہتی تھی کہ میری جگہ اس کا مساج کوئی اور کر دے، مگر وہ میرے روم میں آیا تھا، اس لیے یہ میری ڈیوٹی تھی کہ میں اس کا مساج کرتی۔ میرا باس مجھ سے بے حد خوش تھا اور اس نے اس عرصے کے دوران میری سیلری اور بھی زیادہ بڑھا دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ مجھے وقتاً فوقتاً مہنگے گفٹ بھی دیا کرتا تھا۔ میں نے اپنے باس کے ساتھ بھی کئی راتیں رنگین کی تھی اور اس کے بدلے میں اس سے خوب دولت بھی بٹورتی تھی۔ زندگی اسی انداز میں چلتی جا رہی تھی۔ یہ پہلا مرد تھا جس نے آ کر مجھے میری اوقات یاد دلا دی تھی۔ میرے پاس پہلے جتنے بھی مرد آئے تھے، اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سبھی نامرد تھے اور مرد یہی تھا۔ بہرحال وہ سیدھی طرف سے مساج کروانے کے بعد الٹا لیٹ گیا۔ مساج کے دوران لوگ میرے مساج کی تعریف کیا کرتے تھے، مگر وہ بالکل خاموش تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی، مگر جب اس نے کروٹ بدلی تو اس کی آنکھوں کا رنگ بہت عجیب سا تھا۔ وہ اٹھا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ چلو شکر ہے اس سے جان بچ گئی۔ میں ہرگز بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنانا چاہتی تھی، کیونکہ اس کا مضبوط جسم اور طاقت اس کی طرف دیکھتے ہی محسوس ہوتی تھی اور وہی مجھے ڈر رہی تھی۔ مگر ابھی میں کھل کر سانس بھی نہیں لینے پائی تھی کہ کاؤنٹر پر کھڑی ہوئی انڈین لڑکی میرے کمرے میں آئی اور مجھے باس کا پیغام دیا کہ وہ مجھے اپنے کیبن میں بلا رہے ہیں۔ میں مسکراتی ہوئی ان کے کیبن کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ ایسے وقت میں ہی وہ مجھے بلاتے تھے جب انہیں میری ضرورت ہوتی تھی۔ مگر جب میں کیبن میں گئی تو انہوں نے مجھ سے جو بات کہی سن کر میری جان ہی نکل گئی۔ میں نے فوراً نہ میں سر ہلاتے ہوئے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سوچ لو، یہ بندہ اس قدر امیر ہے کہ اس کے ساتھ ایک ہفتہ گزارنے کے بدلے میں تمہیں اتنی دولت مل جائے گی کہ تم یہاں دبئی میں 2 فلیٹ خرید سکتی ہو۔ اس کی بات پر میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں نے اس وقت بھی اپنی اتنی دولت اکٹھی کر لی تھی کہ یہاں پر ایک فلیٹ خرید سکتی تھی، مگر میں نے وہ سب پاکستان کے لیے رکھ چھوڑا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ ایک دن میں بہت ساری دولت جمع کر کے واپس چلی جاؤں گی، اور اب پیسے جمع کرنے کا میرا اچھا موقع آ گیا تھا۔ اس حبشی کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے مجھے گھر لے جا کر چھوڑا اور پھر خود کہیں چلا گیا۔ میں نے پورا دن مزے کیے، اس کے گھر میں گزارا تھا۔ مجھے اس سے ڈر تو لگ رہا تھا، مگر دولت کا نشہ میرے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اور پھر اچانک ہی رات کے 1 بجے وہ میرے کمرے میں گھس آیا۔ میں جو یہ سوچ رہی تھی کہ چلو ہفتے کا ایک دن سکون سے گزر گیا، اب ڈر گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی نہا کر آیا ہو۔ اس کے جسم پر ٹاول تھا۔ اس نے تیل کی بوتل میری طرف بڑھا دی اور تیل میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، اور جبکہ میں بالکل سنسی ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مجھ سے کچھ بول رہا تھا، مگر میرے ذہن میں ایک لفظ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں بس ایک ٹک سی اس طرف دیکھی جا رہی تھی جب اس نے میری کلائی پکڑی اور مجھے کسی کمرے میں لے آیا اور سامنے مجھے بیڈ پر دھکیل دیا، کیونکہ بیڈ پر ایک عورت لیٹی ہوئی تھی۔ یہ دیکھنے میں کافی بڑی لگ رہی تھی۔ تیل کی بوتل میرے ہاتھ میں دے دی کہ 1 ہفتے تک تمہیں بالکل اسی طرح سے مالش کرنی ہے جیسے وہ مساج سینٹر میں تم نے میرے جسم کی مالش کی تھی، اور اب اپنے کام پر لگ جاؤ۔ میرا کام اچھے سے کیا تو میں تمہیں انعام میں بہت سے ریال دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا۔ میں پورے تندہی سے اپنا کام کرنے لگی۔ بوڑھی عورت حبشی کی ماں تھی۔ میں نے 1 ہفتے تک ان کا مساج کیا تو ان کی جو بھی بیماری تھی وہ دور ہو گئی تھی۔ بیماری کی تفصیل کے بارے میں مجھے نہیں بتایا گیا تھا۔ ابھی تک مجھے بہت سے ریال انعام کے طور پر دیے گئے تھے، اور پھر مجھے سمجھانے لگا کہ میں اس مساج سینٹر کی جاب چھوڑ دوں، یا تو میں اپنے وطن چلی جاؤں یا پھر اس کی ماں کی دیکھ بھال کرنے لگ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ملا تھا، اور میرے زبین نے مجھے ملامت کی تھی کہ میں ان سے اپنے کنٹریکٹ کا ذکر کر دیا۔ اس نے اپنے پیسے کے بل بوتے پر وہ کنٹریکٹ ختم کروا دیا اور مجھے اپنی ماں کی خدمت کے لیے رکھ لیا، کیونکہ میں اس کی ماں کو بڑے اچھے طریقے سے سنبھال رہی تھی۔ میں اپنا پہلا کام بھی بہت ایمانداری کے ساتھ کر رہی تھی، اور اب یہ کام بھی ایمانداری سے کیا تھا۔ حبشی نے اپنی ماں کے علاج کے لیے بہت سی لڑکیاں رکھی تھی، مگر کوئی بھی اس کی طاقت پر پوری نہیں اترتی تھی، جبکہ میں نے ایمانداری سے کام کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے بے حد خوش ہوا تھا، اور پھر مجھے اپنے ہی گھر رکھ لیا تھا۔ اور اب تو مجھے اپنے گناہ پر بھی ندامت محسوس ہونے لگی تھی، اور میں روتے ہوئے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کے لیے معافی مانگتی ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میرے نام ہونے سے پہلے ہی میرے لیے ہدایت کا بندوبست کر دیا۔
اور اب میں اپنی زندگی بے حد خوش اور خرم ہوں۔ میرے بھائی کا آپریشن ہو گیا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اماں مجھے واپس بلاتی ہیں لیکن میں واپس نہیں جاتی، کیونکہ حبشی کا مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ جب تک اس کی ماں زندہ ہے میں اس کی خدمت کرتی رہوں اور اس کے بعد ہی وطن واپس جاؤں۔ آپ اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔